गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, अर्थात कीमत में परिवर्तन से उस उपभोक्ता की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मात्रात्मक माप का हमने अध्ययन किया। आज हम देखते हैं कि मांग की आय लोच क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु की मांग पर केवल कीमत का ही प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात केवल वस्तु की मांग कीमत पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि वह आय पर भी निर्भर करती है। हम जानते हैं कि उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है तो प्राय सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और जब आय घटती है तो उपभोक्ता की सभी वस्तुओं की मांग कम होती है। तो मांग की लोच हमें ये बताती है कि उपभोक्ता की आय में किसी भी प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी किसी वस्तु की मांग के लिए कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। अर्थात उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसकी माप ही मांग की आय लोच कहलाती है। यदि कीमत में तथा कीमत और अन्य बातें यथास्थिर रहे तो मांग में हुए आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को आय में हुए आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दें तो मांग की आय लोच प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हमने इस समीकरण में भी लिखा है कि मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन अपॉन आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। इसको हम दूसरे रूप में भी बता सकते हैं कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन का तात्पर्य है मांग में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा, और आय में प्रतिशत परिवर्तन का तात्पर्य है आय में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आय। तो हम इसे नीचे एक समीकरण के माध्यम से बताया कि डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई अपॉन आई। डेल्टा डी अपॉन डी का मतलब है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और डेल्टा आई अपॉन आई का तात्पर्य है आय में प्रतिशत परिवर्तन। डेल्टा डी का मतलब है मांग में परिवर्तन, डी का तात्पर्य है प्रारंभिक मांग मात्रा। डेल्टा आई का मतलब है आय में परिवर्तन, और आई का तात्पर्य है जो हमारी प्रारंभिक या जो आरंभिक हमारी आय है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की मांग में कितना प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। मांग की आय लोच जो है वो सामान्यतः अधिकांश वस्तुओं की जो मांग की आय लोच है वो धनात्मक होती है। आय लोच आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि और आय में कमी होने से वस्तु की मांग में कमी को जो जन्म देती है, अर्थात जब आय और मांग में एक ही दिशा में परिवर्तन की ये प्रवृत्ति होती है, किंतु जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उनके संबंध में जो मांग की आय लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। अर्थात ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में आय में वृद्धि होने से उन वस्तुओं की मांग में कमी, और आय में कमी होने पर उन वस्तुओं की मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति जो है वो आय और मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन का संकेत देती है। अर्थात जब एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो मांग की आय लोच धनात्मक होती है, जैसा कि हमने आगे रेखा चित्र में भी बताया है कि जब आय में वृद्धि हो रही है तो हमारी मांग में भी वृद्धि हो रही है, और जब आय कम हो जाती है तो मांग भी हमारी कम हो जाती है। तो एक ही दिशा में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति है वह मांग की धनात्मक आय लोच को बताती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो और हमारी मांग कम हो जाए, जैसा कि रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि आय डेल्टा आई से बढ़कर I1 हो जाती है, तो हमारी जो मांग मात्रा है वो OX से कम होकर OX1 हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि जो ऐसी वस्तुएं निम्न कोटि की जिन वस्तुओं की उपभोग की मात्रा उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ कम हो जाती है उन वस्तुओं की मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। दूसरा है
कि जो आय लोच की माप है वो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसमें परिवर्तन के बजाय यदि उस पर जो कुल व्यय किया जा रहा है उसमें परिवर्तन से भी हम आय की मांग लोच का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि जो आय है और उस वस्तुओं पर जो व्यय किया जा रहा है उसके आधार पर भी हम मांग की आय लोच का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता की जो आय है या उपभोक्ता की आय सपोज करिए 100 रुपये है, अर्थात वह 100 रुपये व्यय करता है, तो उसकी जो मांग मात्रा है वो 4 इकाई के बराबर है, 4 किलो के बराबर है। और यदि आय उसकी बढ़ जाए तो आय 200 हो जाए तो उसकी मांग भी बढ़कर 10 किलो के बराबर हो जाती है। अर्थात आय में वृद्धि होने पर या आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात यदि बढ़ता है तो वस्तु की आय लोच जो है वो इकाई से अधिक होती है। अब हम यदि देखें कि हमारा जो उपभोग आय है वो 200 से 300 हो जाती, लेकिन फिर भी उसका जो उपभोग है या जो उसकी मांग मात्रा है वो समान ही रहती है, अर्थात 10 के बराबर ही रहती है, तो आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात यदि समान रहता है, उसकी मांग मात्रा उसका व्यय यदि बढ़ता है, उसकी आय बढ़ रही है लेकिन उसकी जो मांग मात्रा है वो उतनी ही समान रह रही है, तो वस्तु की जो आय लोच है वो इकाई के बराबर मानी जाएगी। लेकिन यदि उसकी आय बढ़ जाए 300 से 400 हो जाए तो उसकी जो मांग मात्रा है या उस पर उसके द्वारा जो राशि जो बढ़ाई जाए, आय बढ़ाई लेकिन उसकी मांग मात्रा कम हो गई, अर्थात जो हमारी मांग मात्रा है वो 8 के बराबर हो गई, तो उपभोक्ता की जो आय में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा में जो कमी हो गई है उसको ऋणात्मक आय लोच, अर्थात यहाँ पर इन 300 से 500 के बीच में जो है वो इन आय स्तर पर उपभोक्ता की जो मांग मात्रा है वो कम हो रही है, वह मांग की ऋणात्मक आय लोच को बताती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के द्वारा आय में वृद्धि होने पर मांग में एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो धनात्मक आय लोच, और यदि विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो मांग की आय लोच ऋणात्मक कही जाती है। हम देखते हैं कि जो मांग की आय लोच की श्रेणियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियों का हमने अध्ययन किया, उसी प्रकार मांग की आय लोच की भी 5 श्रेणियां हो सकती है। पहला है मांग की लोच आय लोच इकाई से अधिक, अर्थात जब उपभोक्ता की आय में जो आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वो अधिक होता है, अर्थात उपभोक्ता अपनी आय वृद्धि से अधिक अनुपात में मांग में वृद्धि करता है, तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। और इस प्रकार सामान्यतया उसकी ये जो है विलासिता की वस्तुओं की मांग की आय लोच इकाई से अधिक पाई जाती है। जैसा कि हम रेखाचित्र में देख रहे हैं कि प्रारंभ में आय हमारी OI है और मांग मात्रा OX है। अब थोड़ा सा आय में परिवर्तन, अर्थात I1 के बराबर आय में वृद्धि करने पर बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी हमारी मांग मात्रा OX से OX1 अर्थात बढ़ जाती है तुलनात्मक रूप से अधिक, अर्थात I1 इज लेस देन X1, अर्थात आय में जो परिवर्तन है बहुत थोड़ा है लेकिन मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति मांग की आय लोच इकाई से अधिक की स्थिति को बताती है। दूसरा है मांग की आय लोच इकाई के बराबर। जब आय में जो आनुपातिक परिवर्तन है उसी के अनुरूप यदि मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन होता है तो जो मांग की आय लोच है वो इकाई के बराबर कही जा सकती है, अर्थात आय में और मांग में जब समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर कही जाती है। मांग की लोच इकाई से कम, अर्थात जब मांग में
आय में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो, आनुपातिक परिवर्तन, और उसकी तुलना में मांग में जो परिवर्तन है वो बहुत थोड़ा हो। आय में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो, अर्थात आय की वृद्धि की तुलना में कम अनुपात में जो उपभोक्ता है उनकी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। अर्थात डेल्टा एक्स इज x1 में जो वृद्धि हो रही है वो I1 की तुलना में बहुत कम है। अर्थात आय में वृद्धि तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मांग में परिवर्तन बहुत थोड़ी ही वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति इकाई से कम लोचदार वाली आय की स्थिति को बताता है। फिर है मांग की आय लोच शून्य। जब आय में परिवर्तन हो लेकिन मांग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े तब आय लोच शून्य के बराबर होती है। जैसे हम जैसे इसको कह सकते हैं कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आय लोच शून्य इस श्रेणी में आती है। जैसे हमने देखा कि I1 के बराबर बढ़ गई लेकिन हमारी मांग पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, मांग उतनी ही है। अर्थात सामान्यतया जो बहुत अति आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आय में वृद्धि होने पर भी उपभोग, जैसे हम नमक है तो उसकी मात्रा में वृद्धि नहीं करते हैं, जितना हम उपभोग करते हैं उतनी ही मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो आय में परिवर्तन होने पर भी जब मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो तो मांग की आय लोच शून्य होती है। और फिर है मांग की आय लोच अनंत। अर्थात जब उपभोक्ता की आय में बहुत ही सूक्ष्म या शून्य के बराबर परिवर्तन हो फिर भी मांग, जो वस्तु की मांग है वो असीमित परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, तो ऐसी स्थिति को हम मांग की अनंत आय लोच कहते हैं। अगर मांग की आय लोच 1 से कम है तो वस्तु आवश्यक वस्तु हो सकती है, और यदि इकाई से अधिक है तो वह विलासिता की वस्तु, और यदि इकाई के बराबर है तो उसे आरामदायक वस्तु की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसा कि कुछ अर्थशास्त्री इस प्रकार का वर्गीकरण भी करते हैं। मांग की आय लोच का जो ये हमने विवरण देखा ये स्पष्ट करता है कि मांग की आय लोच भी कीमत लोच के समान ही महत्वपूर्ण है। जो उपभोक्ता है वह अपनी वस्तु की मांग में परिवर्तन का सही अनुमान लगाने के लिए मांग की आय लोच जो है वो उसे सहयोग करती है। सरकार भी जो उपभोग स्तर है और जो सामाजिक उपभोग का जो अंदाज़ा है, मोटा अंदाज़ा, वो इसके सहारे से लगा लेती है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मांग की आड़ी या तिरछी लोच क्या है। धन्यवाद।